नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में जहां हम चार्ट के जरिए समझते हैं मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। पिछले हफ्ते काफी उठापटक, काफी कोशिशों के बाद भी 24,000 को ब्रीच करने में कई बार नाकाम हुआ मार्केट, और बुल्स ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं या उनके अंदर एक डर है। थर्सडे को मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली बनाई, लेकिन क्लोजिंग होते होते वो सारी रैली गायब हो गई। तो बुल्स क्यों थक जाते हैं? क्या उनको डर है? लॉन्ग वीकेंड था, ये डर था या कुछ भी डर था? उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और चार्ट क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरवेन जी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ गए। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी क्विकली ब्रीफली बताइए, फिर हम लोग चार्ट पे पहुंचते हैं। क्या हो रहा है मार्केट में? डर रहे हैं क्या बुल लोग? बहुत-बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए हफ्ता तो ऐसे ही गया है मतलब डर और डर का माहौल तो बना रहेगा बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए यहाँ पे क्योंकि गेम अभी थोड़ा-सा इवनली पॉइज्ड है। जैसे कि इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो एक फ्लैटिश सा क्लोज ही है, कुछ खास हुआ नहीं है। तो यहाँ आई थिंक दोनों के पास मौका है, जैसे हमने लास्ट लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था कि दोनों के पास मौका है। बेयर्स का पलड़ा हल्का भारी है। मैं अभी भी यही मानता हूँ कि बेयर्स का पलड़ा हल्का-सा भारी है बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है अभी चूज़ करने के लिए नहीं है और वही 5-10% का वही 60-40 वाला ही फ़र्क है अभी भी क्योंकि ये हफ़्ता भी फ्लैटिश सा गया है, कुछ ख़ास हुआ नहीं है। बट जैसे मैंने बोला अभी साइड में आपको क्या-क्या देखते रहना पड़ेगा, क्या ये क्रूड क्रूड की डिक्लाइन ज जो है अभी एक वन ऑफ न्यूज़ के साथ वो क्या सस्टेन करेगी या यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। करेंसी क्या कर रही है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बॉन्ड यील्ड्स भी देखिए कूल ऑफ हुई हैं थोड़ी-सी, वो भी इसीलिए बैंक निफ्टी आपका चला हुआ है, तो वो भी उस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, बट थॉट यही है कि नानी का जो मेन घर था, वो 24,300 24,500 था और उसके आस-पास से फिर सेलिंग आती जा रही है। 12 हफ्ते हो गए, जहाँ से आपका पहला न्यूज़ आया था कि भई हाँ, अब पीस होगी, साइन होगा, वहाँ से आप 24,600 गए, तो उसके बाद अब 24,600 तो दोबारा कभी नहीं आए। बट ये 24,300 24,500 वाली एरिया से बार-बार, बार-बार, बार-बार देखिए आप सेलिंग आती है। तो वो डेफ़िनेटली मेरे हिसाब से चिंता का विषय है और वो ये दिखा रही है कि थोड़ा-सा भैंस का पलड़ा थोड़ा हेवी है और यहाँ से आगे अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा। देखिए लास्ट अब लोग बोलेंगे कि लास्ट हफ्ते भी यही बोला था, बट अभी क्या करें? जो है वो है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये हफ्ते में भी कुछ खास हुआ नहीं है। जब कुछ हुआ नहीं है, तो स्टेटस क्वो जब मेंटेन रहता है, तो आप अपने जो आपने व्यू लिया होता है, उसके 1 हफ्ते पहले या उसके 1 हफ्ते पहले, जब तक स्टेटस क्वो मेंटेन है, आपने एक व्यू ले लिया है, तो आप उस व्यू पे मेंटेन रहेंगे और मेरा थॉट तो वही है जैसे मैंने बोला, नानी का मेन घर तो 24,300 24,500 ही है। तो उसके ऊपर जाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल। हमने लास्ट वीक एक चीज देखी सरवेन, गौर किया था हमने कि जी, 24,000 पे पुट राइटर भी था, कॉल राइटर भी था और भयंकर लड़ाई होती थी वहां पे। लेकिन जी, जो कॉल राइटर था यानी मंदड़िया था, उसने 500 पॉइंट की इनको गैप दे रखी थी। फिर मेजर हर्डल था 24,500 पे। जी, पिछले हफ्ते लगातार ये हमको दिख रहा था कि किस रेंज में मार्केट जाएगा, लेकिन नीचे जो पुट राइटर था वो बहुत कम गैप दे रहा था, यानी दिख रहा था कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन बुल्स के अंदर एक हिकअप था, संतोष नहीं था या उनको डर था, पता नहीं क्या था। इतना खुला रास्ता देने के बावजूद मैक्रो पिक्चर स्टेबल थी, क्रूड नीचे, सब कुछ नॉर्मल, फिर भी ऊपर गए नहीं। क्या जी। कोई चार्ट ये संकेत दे रहा है कि यहां से फिजल आउट हो सकता है, या फिर अगले हफ्ते पूरे पांचों दिन कार्यक्रम होगा तो खींच देंगे जी। मार्केट को? देखिए चार्ट पे जब आप ध्यान देते हैं तो ये देखिए वो जो मैंने गाढ़ी एक लाल लाइन बनाई हुई है वो 24,600 के आसपास 24,600 पे वो आपकी वो लाइन है जहां आप पहली बार गए थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले चार्ट में भी वो आएगी। तो ये वो पहली वो गहरी लाइन है जहां आपने पीस की बातें की और बाजार ने उसको डिस्काउंट किया। तो अब देखिए चर्चा मैं तो कहता हूँ एक चीज़ 2 बार डिस्काउंट नहीं होती है और 12 हफ्ते अब हो चुके हैं। तो जो भी होना था, वो सारा कुछ पीस वाला मामला तो मुझे लगता है जो भी होना है, वो डिस्काउंटेड है। नेगेटिव सरप्राइज़ तो यही आएगा कि हाँ, जैसे अभी छुट-पुट फायरिंग-वायरिंग चल रही है, कहीं ये एस्केलेट होती है, तो वो बाज़ार के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे मैंने पीस तो डिस्काउंटेड है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये 12 हफ्ते की आप रेंज देख रहे हैं, तो वहाँ बीच में एक छोटी वो नीचे पर्पल लाइन भी है 23,800 वाली, जहाँ हमें लगा था कि जब वो ब्रेकडाउन हुआ था, पहले आप 4 हफ्ते फँसे रहे 24,500 और 23,800 के बीच में, फिर आपने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आप 4 हफ्ते उसके नीचे रहे, 24,800 से आपने 23,800 से आपने कहीं 23,200-300 की एक रेंज 23,000 तक की एक रेंज बनाई। अब आपने उसको वापस 2 हफ्ते से रीगेन कर लिया है, वो बुलिश गैप आया और आपका एक वो वापस रीगेन हो गया है। तो
अब क्या हो रहा है? अब आप देखिए लास्ट दोनों हफ्ते के लोज़ जो हैं, वो 23,800 के आस-पास ही हैं। तो दायरा मुझे फिर से वही लग रहा है कि 24,300 24,500 ऊपर में, 23,800 नीचे में। लग तो नहीं बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, 12 हफ्ते एक अच्छा लंबा टाइम होता है ट्रेंड के निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल रही है। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल बैठ के और क्या कर सकते हैं और थॉट यही है कि जैसे मैंने बोला कि इसमें पूरा थॉट आप क्या बनाएँगे कि बेयर्स का पलड़ा अभी भी हल्का-फुल्का भारी है और 24,300 24,500 पे हर्डल्स रहेंगे। एक सिक्लिकैलिटी सबको ध्यान रखनी है कि क्वार्टर के एंड पे, मंथ के एंड तो थोड़ा कम लेकिन क्वार्टर के एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड इंडस्ट्री के लिए। तो ह हर आदमी अपनी क्वार्टरली एनएवी और ये फर्स्ट क्वार्टर है मानिए, तो हर आदमी अपनी एनएवी की का ध्यान रखेगा। अब समझदार लोग उससे समझ सकते हैं कि थोड़ा हर फंड मैनेजर को अपने फंड का ध्यान रहता है। उस तरह की और लास्ट की ये क्वार्टर की जो एलोकेशन की बाइंग रहेगी, जो पैसा बच गया है, वो डाला जा रहा है। इसीलिए आप देखिए फिगर्स अच्छे-अच्छे आ रहे हैं लास्ट 3-4 दिनों से बाइंग साइड के। बट उतने मुझे आश्चर्य यही कि उतने बड़े-बड़े फिगर आने के बाद भी किसी कारण से बाजार नहीं चल रहा है और ये माल कौन दे सेकेंडरी माल कौन दे जा रहा है? क्योंकि गोरा तो अब बेच नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 दिन में, गोरे ने 3 दिन में लास्ट गोरे ने बहुत नहीं बेचा है। बट फिर कोई और बेच रहा है, क्योंकि 4-5 हज़ार करोड़ का माल देने का काम रिटेल का तो नहीं है। सो बहुत सारे समीकरण डे टू डे दिमाग में आते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन और दे दीजिए। क्वार्टरली क्लोज़ है तो 2 वर्किंग डे और हैं, तो ये दोनों दिन तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली बाइंग रहेगी। सेकंड हाल्फ में ड 2 ढाई 3 बजे के बाद आप देखेंगे, ती ढाई 3 के बाद आपको थोड़ी बाइंग तो स्ट्रक्चरली दिखेगी, पूरे दिन ही पैसा आते रहेगा। क्योंकि क्वार्टरली जो भी एलोकेशंस लोगों के पेंडिंग होंगे, उनको यहाँ पे खत्म करने होंगे, बिकॉज़ दे हैव टू स्टार्ट अ न्यू क्वार्टर। प्लस उनको एनएवी भी देखनी है अपनी, कि भाई मेरी एनएवी नहीं गिरे या मेरी ट्रू। एनएवी सही रहे, तो वो भी चलेगा। वो सब होता है देखिए, उसको अच्छा-बुरा उसमें कुछ भी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। पीपल हैव टू हुँ, अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए लास्ट 3-4 दिन से मैं भी शांति से सोच रहा हूँ और बैठ रहा हूँ कि भाई चलो ये खत्म हो जाने दो मामला। तो इसीलिए शायद ये हफ्ता टल गया। कोई ट्रेंड नहीं निकला क्योंकि इट वाज़ मोर इवनली पॉइज्ड। तो नेक्स्ट हफ्ता भी हुँ। क्रूशियल है और जैसे मैंने बोला साइड काउंटर्स और साइड चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट संकेत देंगे। तो चाहता तो नहीं हूँ कि इतना टाइम वेस्ट हो और ट्रेंड ना निकले, आइदर साइड ट्रेंड निकले तो कुछ काम करने मिलता है। बट ठीक है, वेट एंड वॉच है तो वेट एंड वॉच है। विथ जैसे 60-40 इन फेवर ऑफ बेयर्स। जी। बिल्कुल, एनएवी पॉप अप करने के लिए आखिरी 2 दिनों में मतलब 29 और 30 जून को कुछ हो सकता है, तो देखा जाएगा उसको। लेकिन निफ्टी 500 जी। ये कितना 23,113 पे है, जी। इसका चार्ट क्या कुछ उससे बेटर दिख रहा है क्या? यही चार्ट तो मैंने वही जो बात कही थी कि आप ये ज़रा ज़रूर देखिए कि आप कहाँ पे आप पोज़ीशन्ड कहाँ पे हैं। तो जब आप वो पोज़ीशनिंग देखते हैं तो आप देखेंगे कि भाई जहाँ आप पोज़ीशन्ड हैं, वहाँ पे उम, निफ्टी 500 क्या कर रहा है? ये हफ्ता हुँ, उसका मार्जिनली रेड हो गया, मार्जिनली रेड। देखिए, हल्के संकेतों से ही बात बनती है, तो मार्जिनली रेड हो गया उसका ये हफ्ता। हल्का-सा संकेत उसने दे दिया कि भाई, मैं तो थोड़ा-सा वापस निफ्टी के साथ नहीं जाना चाह रहा हूँ और ये एग्ज़ैक्टली अपने पीस हाई के पास गया था। उसी जगह पे देखिए डबल टॉप बनाया है इस हफ्ते। जहाँ उसका पीस हाई था वही 23,400 के आस-पास, वहीं पे उसका एक अगर देखेंगे आप उसी उसी एरिया में और उस वहाँ पे गैप था। इसके जी, पहले जो वॉर का गैप था, ईरान वॉर का जो गैप था वो इसने भर दिया है, जो कि अभी तक निफ्टी ने नहीं भरा है। तो वो भी दोनों में अंदर एक विरोधाभास है कि निफ्टी का पुल बैक उतना बढ़िया, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, व्हिच मीन्स कि जो आपका मेन वे निफ्टी में आई थिंक 65-70% मार्केट कैप होगा, मतलब 60-70% निफ्टी निफ्टी ओवरऑल उसमें मार्केट कैप होगा, तो वो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो उसमें उतना बड़ा पुल बैक नहीं आया है और निफ्टी 500 में मेरे ख्याल से रिमेनिंग 80-85% 80% के करीब आपका मार्केट कैप होगा और निफ्टी में अराउंड 55-60 के करीब होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक यूनिवर्स वो पुल बैक नहीं कर पाया उतना जितना निफ्टी 500 ने कर दिया और निफ्टी 500 पहले भी कम गिरा था, कंपैरेटिवली थोड़ा-सा। सो आई हुँ, थिंक और चला भी कम था इसके पहले। नया हाई नहीं बना पाया 2026 में निफ्टी 500। तो जैसे मैंने बोला ना, एवरेजेस सब अपना अलग-अलग कर रहे हैं। तो डाउ थ्योरी में ये होता है कि भई जब सब अपना अलग-अलग कर रहे हैं, तो वो वेल ऑयल्ड जो एक मशीनरी चलती है ना, उस तरह से तो नहीं चल रहा है। ये तो क्लियर कट दिख ही रहा है। हर चीज़ अपना-अपना अलग-अलग कर रही है क्योंकि जिसका जो पेंडिंग है, वो कर रहा है और जो उसके लिए और बाकी कुछ बाज़ार उसके लिए वेट कर रहा है कि ये खत्म कर ले, तो हम साथ में कुछ करें। तो सब एक सेक्शन है मार्केट का जो थोड़ा वेट कर रहा है क्यूज़ से, लीडर्स से, जो आपके हो गए कैप गुड्स, ऑटोज़, ये लीडर्स रहे हैं आपके कोविड के लो से बुल मार्केट के लीडर्स रहे। और आपका जी, कंजम्पशन तो ठंडा हो चुका है। तो ये उनका वेट कर रहे हैं कहीं मुझे लग रहा है जो जो आपके आउट परफॉर्मिंग लीडिंग पैक है और मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है बिकॉज़ देखिए रिटेल को ए, जो जिसमें 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 बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस साइड में, वहाँ रिटेल का एक्शन है। वहाँ पे आप देखिए नए हाई लग गए हैं। हमने लास्ट टाइम मिड कैप स्मॉल कैप 400 देखा था निफ्टी का, वहाँ नए हाई लग लग गए हैं। तो एज़ आई सेड सब कुछ थोड़ा अलग-अलग चल रहा है, बट मुझे लगता है 1-2 वीक में सब कुछ फाइन जी। ट्यून हो जाएगा
बॉन्ड यील्ड्स जो भी थोड़ी कूल ऑफ हुई हैं, आई थिंक वो भी कहीं फिर बेस आउट करेंगी। उसमें भी 1-2 हफ्ता लग सकता है और उसके बाद देखेंगे कि नया ट्रेंड नया सेटअप कैसे निकल के उभर के आ रहा है। बट एज़ आई सेड यहाँ पे भी ऐसा देख के लगता है निफ्टी 500 में कि हल्का-सा रेड दिखने लगा है। निफ्टी 500 में पहली बार हफ्ते में रेड दिखने लगा है। जी। ओके। फार्मा इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, इस पर क्या राय बन रही है? देखिए फार्मा में हुआ था ब्रेकआउट और लास्ट लास्ट महीने में इसको हम लेके आए थे फार्मा को। अगर आप देखेंगे 30th 30-31 वाला जो हमारा पॉडकास्ट था गए महीने का मंथ एंड वाला उसको देखिए। तो यही था कि फार्मा में एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है और करीब करीब 7 से 8% यहाँ पे आपको एडिशन मिल सकता है फार्मा में। तो आई थिंक उसमें से 2 ढाई परसेंट हम चल गए हैं और एक मुझे लगता है 6-7 1% और कहीं फार्मा में मुझे लगता है कि कहीं बना होगा और जगह होगी। तो आप हम्म, उसको ज़रूर ध्यान रखें और मुझे लगता है कि यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको स्टिल अभी लगता है मुझे ये एक लीडिंग पैक है फिलहाल और बाजार से लीड कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा और यहाँ पे आपको जगह दिखेगी और थोड़ा बाजार में आपको यहाँ ट्रैक्शन और मिल सकता है। सो अराउंड जैसे मैंने बोला था कि 26,000 26,500 जैसे टारगेट्स पॉसिबली यहाँ कहीं निफ्टी फार्मा में पेंडिंग होंगे। ये एक स्पेस है जो ब्रेकआउट करके अभी चल रहा है। तो इसको भी बहुत मद्देनजर रख रहे हैं कि भई हाँ, अब ये एक सेक्टर था जो कि लीड कर रहा है अभी फिलहाल इस रैली में और ब्रेकआउट हम्म। करके ऑल टाइम हाई एटीएच के बाहर है। तो आई थिंक इसको इसको वॉच करेंगे कि कहाँ तक चल रहा है और कहाँ पे इसका इसका कहाँ पे ये लेग कंप्लीट हो रहा है। वहाँ से मुझे लगता है कि ओवरऑल भी आपको थोड़ा बाजार में प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक लीड इंडिकेटर है मेरे लिए कि भई ये क्या कर रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा-सा ओवरऑल बाजार का लास्ट लेग है या सेकंड लास्ट लेग है वो देखने के लिए या उसको समझने के लिए ये काम आएगा। बट फिलहाल यहाँ पे मुझे लगता है इस स्पेस में कि और एक 6-7% और जगह यहाँ पे मेरे ख्याल से बनी हुई है। जी। वैसे भी मार्केट में जब बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं होते तो डिफेंसिव चले जाते हैं। फार्मा और एफएमसीजी को डिफेंसिव माना जाता है और फार्मा जी, चल रहा है, जी। एफएमसीजी उतना ज्यादा नहीं चल रहा, तो थोड़ा डिफेंसिव प्ले जरूर है यहाँ पे। लेकिन निफ्टी ऑटो, देखिए निफ्टी ऑटो के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी अगले हफ्ते ही जो है सेल्स नंबर आएंगे, जून के सेल्स नंबर होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मेरी नजर रहेगी ट्रैक्टर सेल्स कैसी हुई है और कमर्शियल व्हीकल्स की। ऑटो में ये दो इंपॉर्टेंट है, प्लस मॉनसून का भी दिक्कत दिख रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इन सब के मद्देनजर निफ्टी ऑटो पे हम लोग नजर रखेंगे। लेकिन निफ्टी ऑटो पिछले हम लोग कम से कम 2 महीने से ऑन एंड ऑफ बात किया है कि जी। ये उसने एक अपनी रेंज पकड़ रही है और मुझे अभी भी लगता है कि ये सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि वीक ज्यादा है। देखिए वीकनेस तो है ना, वो तो आप एक जब आप किसी जगह पे 10-12 हफ्तों से अटक जाते हैं और चल नहीं पा रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कभी चल नहीं पाते हैं इन अ रैली, तो वो इसलिए होता है कि थोड़ा बायस का अभाव होता है, सेलर्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं और डिलिवरीज़ वहाँ आ रही हैं। जितना भी पैसा आ रहा है बाइंग साइड में, उतना डिलिवरीज़ से मैच हो रहा है, इसलिए आप एक स्टेटस को इसलिए आप एक जगह पे रुक गए। तो उस मद्देनज़र यहाँ मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है और जब आप इसके थोड़े से मंथली चार्ट्स देखते हैं, तो मैंने जब इसको हम लोग ने इनिशियली कवर किया था, तो मंथली ब्रेकडाउन इसका काफ़ी एक डिसेंट ब्रेकडाउन था, एक काफ़ी बेयरिश रेड कैंडल बनी हुई है। आई थिंक ये जो बनी थी आई थिंक फ़ेब के महीने में मार्च के महीने में माफ़ कीजिएगा। तो मार्च के महीने की वो जो कैंडल है, उसी को कहीं हम पुल बैक कर रहे हैं, 3 महीने हो गए, आप उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसके ऊपर किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक वीकनेस का मुझे लगता है डेफ़िनेटली संकेत है, ठीक है? जब तक आप उसके ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं कर पाएँगे मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप आउट परफॉर्मेंस ला पाएँगे। और हम्म, येस, इसीलिए मैंने बोला कि अगला हफ्ता इसको भी हम इसीलिए देख रहे हैं, क्योंकि जब ये नंबर्स आएँगे, उसके बाद अगला हम्म, हफ्ता इसका क्या करवट लगता है। बिकॉज़ ये अभी तक देखिए लीडर रहा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा लीडिंग पैक रहा है पूरे बुल मार्केट का और यही वो फ्लेवर है। मैं कहता हूँ ऑटोज़ और कंजम्पशन ही मेरे हिसाब से एक फ्लेवर था, इस पूरे बुल मार्केट का। हर बुल मार्केट का एक फ्लेवर होता है। तो सपोज़ गए बुल मार्केट का एक अलग फ्लेवर था, इसका एक अलग फ्लेवर है, तो इस बुल डिफेंस था। मान लीजिए पिछला टाइम डिफेंस, रेलवेज़ ये सब बहुत चल रहा था। इस बार वो सब नहीं उतना चल पा रहा है। तो ऑटोज़ मुझे लगता था कि इस बार ऑटोज़ ऑटोज़ की बारी रही है। तो यहाँ पे हम एक ध्यान रखेंगे अगले हफ्ते कि ये डेटा के साथ क्या करवट पकड़ता है, क्योंकि वो डेटा इम्पोर्टेंट है। वो डेटा भी मंथली जो सेल्स डेटा आता है, वो डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है। उसका असर चार्ट्स पे आता ही है। तो अगला हफ्ता इसका भी क्रूशियल है। यहाँ पे भी लेकिन बायस हल्का-सा नरम ही है मेरे हिसाब से और नेक्स्ट लेग नीचे का ही खुलना चाहिए ऐसा मानना है। बट अगले वीकली कैंडल पे वो डिसाइड करेंगे। जी।
नाउ बीएससी कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर जो है ना, नो डाउट इसमें आखिरी कैंडल रेड की दिख रही है, लेकिन उसने आउट परफॉर्म किया है और तमाम जी, सारे स्टॉक्स हम लोग देखते ही हैं तो उसमें अच्छी तेजी बनी हुई है। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि ये भी टॉप आउट होने के कगार पे है, यानी अच्छा खासा चल चुका है पिछले, इवन आप 2026 कैलेंडर ईयर से ही देखें या और जहां से चले जाओ आप, हाई पे हाई जी, लगाया है इसने। तो क्या यहाँ जी। पे टॉप आउट के संकेत है या एक रिन्यूड रैली यहाँ पे बन सकती है? वीकली कैंडल तो मेरे हिसाब से काफ़ी थोड़ा-सा बेयरिश अंडरटोन लिए हुए है। तो जैसे मैंने बोला ना कि एक सेक्टर जो अभी 2 सेक्टर हम देख रहे हैं कि जो करवट एक थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर रहा है, एक करवट लेने की तैयारी पे है। डिफेंसिव नाम है फार्मा, तो वो डिफेंसिव नेम्स ही चल रहे हैं अभी फिलहाल वहाँ पे। तो और उसका फ्रेश ब्रेकआउट है, तो वो एक संकेत है कि भाई थोड़ा मार्केट में प्रेशर रह सकता है क्योंकि डिफेंसिव चल रहे हैं। ऑटोज़ मुझे लगता है करवट के एकदम नज़दीक है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कैप गुड्स में एक फेयरली बेयरिश वीकली मुझे लगता है क्लोज़ है और मुझे लगता है कि अब जब तक ये अपना बीएसई कैप गुड्स वाला इंडेक्स जब तक अपना 84,800 या 85,000 वाले लेवल्स नहीं निकाल लेता, ये जो हाई आई थिंक लगाया 84,800 के आसपास, आई थिंक हाँ, वो हो गया और एक राउंड फिगर आप ले लीजिए 85,000। तो मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं निकलता, तब तक मुश्किल है यहाँ पे और यहाँ पे अब रिस्क रिवॉर्ड्स उतने फेवरेबल नहीं रह गए। तो ये स्पेस में मुझे लगता है कि अ, बेचने के आइडियाज़ निकलेंगे और निकालने चाहिए। इस हफ्ते के कैंडल से वही समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशर रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट हुआ था ऑल टाइम हाई का, आई थिंक पहले वो रीटेस्ट होगा। 76,000 के आसपास वो जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, आई थिंक वो एक बार रीटेस्ट होगा। वहाँ पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये ब्रेकडाउन थोड़ा लार्जर डिग्री का है कि नहीं है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 85 नहीं निकलेगा और 76 आएगा इसमें। ये मेरा मानना है अभी। जी। 85 नहीं निकलेगा, 76 आएगा। वैसे भी देखिए पावर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, कैपिटल गुड्स उस पर बहुत चले भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जब बुल्स के अंदर ओवरऑल कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग जी। प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सावधानी इस सेक्टर में भी रखनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जिसको कहेंगे मार्केट का ट्रिगर पॉइंट है, वो कच्चा तेल। ब्रेंट ऑयल $73 पे आ गया। यही सबसे बड़ी जी, पहेली थी पिछले हफ्ते की, कि कच्चा जी, तेल 73 पे, करेंसी स्टेबल, खाड़ी में कुछ खास हो नहीं रहा। तो बुल्स को तो जी, बिल्कुल भागड़ा करना चाहिए था, एकदम लगा देते खींचे 26,000। नहीं लगा जी। पाए, इसलिए डाउट होता है कि यार कुछ ना कुछ डर है उनके अंदर। तो क्रूड क्या संकेत दे रहा है, फिर से पलटेगा क्या? देखिए, हम तो आपको मालूम है कि रोज़-रोज़ नए-नए व्यू बनाते नहीं हैं और वो स्ट्रॉन्ग व्यू पहले से ही बना हुआ है कि ब्रेंट की एक लार्जर रेंज 80 से 120 की है और देखिए लॉन्ग डेटेड हमने बोला था। ओवरऑल इस साल का हमको ब्रेंट में 75 80 के आसपास वाला ही ज़ोन 80 के आसपास वाला ज़ोन ही हमें लगता है कि वो उसका एवरेज रहेगा या उससे हायर ही रहेगा। डब्ल्यूटीआई के लिए 70-75 वाले वो लेवल्स थे। और उसका मैंने रैशनल भी दे दिया है कि वो जो ब्रेंट में जो 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 वॉर के समय में एक बुलिश गैप आया था, उसका वो तकरीबन 75 से ही था। मतलब उसका अपर एंड 75 पे था, लोअर एंड तकरीबन 72-73 पे था। तो आई थिंक 75 टू 80 ये एक ब्रेंट का मुझे लगता है एक एवरेज रहेगा और बनिस्पत इसके ऊपर ही ट्रेड होगा। आपका एक लॉन्ग डेटेड एवरेज अब आपको उसके नीचे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप नहीं रह पाएँगे। सो ये चीज़ क्लियर है कि क्रूड के सेटअप में मुझे तो डेफिनिटली एक री-रेटिंग लगती है और इसीलिए मैं इस बार बड़े चार्ट लेके आया हूँ। मैंने पीछे से दिखाया है कि आप देखिए, जब आप देखेंगे वो जो नीचे सबसे ऑरेंज वाली लाइन है, वो आप जगह जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भई 2022 के मिड पार्ट से ही बहुत ज़्यादा ये 70-72 के नीचे नहीं रहा है। ठीक है, एक आध स्पाइक स्पाइक आता है, उसको आपको इग्नोर करना है, बट बहुत ज़्यादा ब्रेंट 70 के नीचे नहीं रहा है। यून और 75-80 का एवरेज आप पकड़ के चलिए, वो ज़ोन्स में उसके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लोज़ रहे हैं। तो मुझे आज भी वही थॉट है कि भई उसके नीचे एक बार गया था, वो थोड़े टाइम के लिए 3-4 महीनों के लिए 70 के नीचे जो गया था, दैट वाज़ अ ब्रीफ बेयर ट्रैप मेरे हिसाब से। वो एक लंबी अवधि का बेयर ट्रैप है। बेयर्स वहाँ पे ट्रैप हैं। हो सकता है बहुतों की आपको लोगों को मालूम नहीं चलता है, एक्सचेंज पे कुछ पोज़ीशन होती है, बहुत सारी पोज़ीशन ओटीसी पे होती है, लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनका कहीं बाज़ार में आपको ज़िक्र नहीं मिलेगा, ना उसका डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है उस जगह पे बेयर्स हैं ट्रैप्ड और उनको एग्ज़िट नहीं मिलेगा। अगर वो नीचे आ गया, आप बाज़ार किसी को ईज़ी एग्ज़िट नहीं देता है। उनको आके सौदे पहले भी उन्होंने काटे हैं ब्रेकआउट में और भी मेरे ख्याल से कटने चाहिए। जो मतलब जो जिनकी जो रियल हेवी गाइज़ हैं, जिनके पास पैसा है, मार्क टू मार्केट है, जिनके पास रियल डिलिवरीज़ हैं, जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्टेन कर सकते हैं वो लेवल, वो डिलीवरी दे देंगे सामने। बट आई थिंक उस तरह के बहुत सारे फिजिकल वाले लोग वहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि उस समय मैंने देखा था बहुत सारा शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट था उस एरिया में, जब वहाँ ट्रेड हुआ करता था। तो आई थिंक वो लोग पूरा काट नहीं पाए हैं, डिलीवरी वाले लोग हैं।
आई डोंट वांट टू गिव द एग्जांपल, बट सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ था। एक कंपनी 37 से शॉर्ट थी सिल्वर में, और 1/3 इन्वेंटरी शॉर्ट थे, और उनको ऊपर ऊपर जब बाजार गया तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। उनको अपनी डिलीवरी देनी पड़ी 37 के भाव से। उसी तरीके से होता है, क्रूड में भी लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे जिनको डिलीवरी ये 65-70 के भाव से देनी होगी, अगर वो भाव नहीं आया और वो सौदा नहीं काट पाए। सो आई थिंक वो सब सेटअप है कि ये क्रूड को नीचे नहीं जाने देगा। लोग जिस उस समीकरण को जो समझते हैं, तो बहुत ज्यादा ही नीचे नहीं जाएगा। मुझे लगता है जो वर्स्ट केस होना था इसका, गैप इसने भर दिया ब्रेंट ने। आई थिंक दैट्स एक तरह से देखें तो अच्छा भी है। अगली रैली में कोई डर नहीं है। जब अगली रैली होगी तो कोई डर नहीं है कि हाँ भाई नीचे का गैप है, भरना है। तो वो वाला डर भी निकल गया। अब ये गैप भर गया है, तो अगली रैली और क्लीन और बेहतर होगी मेरे हिसाब से। और मैं तो लॉन्ग टर्म क्रूड का बुली हूँ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप इसको एक जहाँ अभी 120 गया था, यूक्रेन वॉर में भी 120 के आसपास 40 तक गया था, लेकिन 120 से ज़्यादा ऊपर क्लोज़ नहीं करता था। आई थिंक जिस दिन इसका 120 निकला, उसके बाद इसको आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, 6-12 महीने का टाइम लगेगा, बट जिस दिन 120 निकला, उसके बाद इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और 80 के इसके बहुत ज़्यादा नीचे इसको ब्रेंट को कोई लेके जा नहीं पाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं, फिलहाल इसी रेंज को ट्रेड करेंगे 80 टू 120। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 70 के नीचे नहीं है, तो डेफिनिटली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल है। 68-67 के नीचे अगर कोई अ, अपना अपना रिव्यू पॉइंट रख दे, अपना स्टॉप लॉस रख दे और इसको देखे, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है यहाँ से। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि नीचे में आपके पास जगह क्या है? 5-10 5 $1 और ऊपर में आपके पास जगह कितनी है? $40। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार है यहाँ से। 5 टू 40 व्हिच इज़ 1:8, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ से। बुल्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। जिसको जो क्रूड में अपने आप को बुल मानता है ना, उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। देखिए, तो ये लोग कहते हैं कि कोई बुल, क्या आप बुल है कि आप बेयर हैं? मैं कहता हूँ देखिए, क्रूड पे बुलिश रिस्क रिवॉर्ड है तो बुलिश रिस्क रिवॉर्ड बोल रहे हैं। निफ्टी आईटी में बुलिश रिस्क रिवॉर्ड है, तो लास्ट हफ्ते निफ्टी आईटी का बुलिश रिस्क रिवॉर्ड बोला था, और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है, वहाँ पे हम बेयर हैं। सो यहाँ पे हम बुल हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुल हैं। जी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुल के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और अभी हमने आपको डिस्क्लोजर दिखाया कि कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने सलाहकार से पूछ के लीजिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट या होल्ड का सजेशन नहीं है। यहाँ पे केवल चार्ट एनालिसिस थ्रू आपको बिग पिक्चर समझाई जाती है। और एक यहाँ पे मैं क्रॉस प्रमोशन कर दूं कि अगर आप यूएस मार्केट के बिग रिसेट को समझना चाहते हैं, आपको गोल्ड पे बहुत सवाल है, तो चूंकि गोल्ड इस समय टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल स्टोरी है, तो गोल्ड में क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है, और एआई मार्केट में क्या हो रहा है, इन सब को अगर आपको समझना है तो ये शो आप देखिएगा, रितेश जैन के साथ हमने किया। ये ऑनलाइन है, इस समय आप देख सकते हैं इसको, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। तो आपके वो गोल्ड से रिलेटेड सारे प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे, बॉन्ड से रिलेटेड प्रश्नों के जवाब मिलेंगे इसमें। तो बहुत दिन बाद हमने उनको पकड़ के लाए, क्योंकि सवाल आपके बहुत सारे गोल्ड पे आया था। गोल्ड में चूंकि टेक्निकल रीजंस नहीं, ज्यादा फंडामेंटल समझना पड़ेगा आपको, जो मैं अपने मॉर्निंग लाइव शो में भी आपको समझाता हूँ कि गोल्ड में हो क्या रहा है इस समय। तो वो अगर आपको देखना समझना है तो आप ये शो जरूर देखिएगा। तो ये थी आज की कहानी सर्वेन जी, और उम्मीद करते हैं कि अगला, जी बोलिए, कुछ आप कहना चाह रहे थे। हम तो टेक्निकल एनालिस्ट है, हम तो कहेंगे गोल्ड 95% गोल्ड टेक्निकल्स पे ही चलता है। फंडामेंटल कभी कभार काम आते हैं, जहाँ पे लार्जर लोग उसको एक्सेल शीट में डालते हैं, बोले ये करेंसी के हिसाब से ये, वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गोल्ड को और प्रेशियस मेटल्स को या कमोडिटीज को ओवरऑल डे टू डे आपको, मतलब शायद अगर 240 वर्किंग डे होते हैं, तो 220 दिन आपको टेक्निकली काम आने वाला है, 20 दिन शायद फंडामेंटल काम आ जाए। तो मेरा मेरा मैं काफी उनके व्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि गोल्ड नहीं नहीं, फंडामेंटल पे चलता है। गोल्ड ये प्योरली टेक्निकल पे चलता है। जी। ये तो झगड़ा हमेशा चलता रहेगा टेक्निकल फंडामेंटल वालों का, इसमें कोई दिक्कत देखिए, नहीं है। मैं खुद फंडामेंटल एनालिस्ट था, तो झगड़े का कोई बात हाँ। नहीं है, यहाँ कोई ईगो वाली बात नहीं है। मैं मैथमेटिक्स पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब नहीं नहीं पढ़ाता नहीं, हूँ ना, सुनो तो सुनो, उसकी अरे जब भी मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को, तो मैं एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैथ्स में। जिनको ये समझना है, उनको मेरे पास आना पड़ेगा कि मैथ्स में आप समझ लीजिए, व्हाई टेक्निकल्स इज़ 4 टू 5 टाइम्स एग्रीड मोर एग्रीड इफेक्टिव देन सर्वेन, द फंडामेंटल्स, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो गोल्ड पाते हैं। की जी। कहानी जो है ना, गोल्ड की कहानी इतनी डिफरेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग समझते हैं गोल्ड को। भारत में भी जब गोल्ड खूब ऊपर गया था, हमारे देश के फंड मैनेजर ये तक कहने लगे थे कि कोई एमबीए बढ़िया किए हुए तो मुझे गोल्ड की रिपोर्ट समझ। मुझे लगता है बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है गोल्ड को। गोल्ड को हमारी माँ बहनें ज्यादा समझती हैं यार, आईएम करके आपने घास छीली है, तो गोल्ड को मैं समझना बोलता इज हूँ, अ वेरी डिफरेंट थिंग।
सर गोल्ड इज पैसा अ क्या है वेरी पहले डिफरेंट, इट्स अ रियल, जेपी जी, मॉर्गन कहता है ना जी, कि गोल्ड इज जी, रियल मनी, एवरीथिंग इज क्रेडिट। तो गोल्ड की कहानी जी। एकदम अलग है, तो उसको अलग नजरिए से सर देखना चाहिए। सर ये सिस्टम ही कोई नहीं समझता है। हर्ष गोयनका साहब की एक ट्वीट मैंने फॉरवर्ड की थी, उसको जो पढ़ के समझ सके समझदार लोग समझ लें। ये दुनिया का जो सिस्टम है ना, ये 99% लोगों के समझ में नहीं आता है। ठीक है? वो 1-2 जो परसेंट लोग समझते हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है? सो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। बट आई एग्री। हर्ष गोयनका साहब की एक ट्वीट है, ढूँढ के पढ़ें, जहाँ उन्होंने बोला है कि इस सिस्टम को क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं। ठीक है? ट्रू। तो 1 से 2% ही लोग इस ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को समझते हैं या पैसा क्या है, यही लोगों को नहीं मालूम और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम का डेफिनिशन ही नहीं मालूम, उसका सॉल्यूशन आप कहाँ से ला सकते हैं? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आज आपको एसआईबी के डेटा में दिखता है या कहीं पे भी दिखता है ट्रेडिंग डेटा में कि भाई 95, 97% या 90 मोर देन 90% पीपल आर लूजिंग मनी। व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड द गेम एंड द गेम इज़ प्योरली मैथ्स बेस्ड। एंड दैट इज राइट यू हैव टू डू टेक्निकल्स अगेन टेक्निकल्स का भले ही प्रमोशन हो रहा है बट या इट्स अ गेम ऑफ मैथ्स इट्स अ गेम ऑफ मैथ्स एंड यू कैन ओनली दैट डू इज इट द ऑन मैथ्स ब्यूटी ऑफ दिस ठीक है मार्केट, दैट इज द ब्यूटी या ऑफ दिस जी मार्केट। एनीवे, जी अरे जी जी चलो जी खत्म हमारा करते आपका हैं मिलना इसको। बाकी है उस चीज पे चर्चा करने के लिए बैठेंगे 2-3 बिल्कुल। घंटे फिर समझेंगे जी नहीं नहीं, बिल्कुल समझेंगे। जी तो दोनों शो देखिए, अपनी अपनी राय बनाइए, और ये सिर्फ हम लोग जी एजुकेशन के लिए देते हैं, जो आपको समझ में आए। लेकिन गेम समझिए, आप चाहे टेक्निकल के थ्रू समझिए चाहे फंडामेंटल, गेम समझिए, जी, गेम बहुत जरूरी समझना है जी। पड़ेगी बहुत एक बहुत चीज ब्रीफली पूरी खत्म करना है। हाँ। एक चीज दोनों में से एक चीज तो आपको पूरी शिद्दत से करनी पड़ेगी अगर आपको पैसा हम्म। कमाना है शिद्दत से एक करिए या वो करिए बस मैं यही कहता हूं कि टीए इज 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन एफए बस मेरा यही यहीं पे मेरे खात्मा है मैं यहीं पे इसको एंड करता ओके। हूं शो को जी चलिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए। चैनल को लाइक बहुत शेयर बहुत नमस्कार सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता मार्केट बेहतर रहे और पिछले हफ्ते से अच्छी रिटर्न आपकी बने। थैंक यू सो मच।